नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में एक स्विच केस का प्रोग्राम मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्विच केस का जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहता है कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। सो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम एंड स्विच केस स्टेटमेंट्स वो दोनों सेम ही है। और आपको ये भी पता होगा कि स्विच केस जो स्टेटमेंट है ये बस इक्वालिटी ही चेक करता है, कोई और रिलेशनल या फिर लॉजिकल ऑपरेटर का जो यूज होता है इफ एल्स में वो स्विच केस में होता ही नहीं है। तो स्विच केस ओनली चेक्स फॉर इक्वालिटी, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अब एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपको एक मेनू मिलता है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो हमको एक मेनू कार्ड मिलता है, वहां से हम लोग चॉइस करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। वो प्राइस हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, कुछ भी, कि कौन सा फूड हमको ऑर्डर करना होता है। तो बेसिकली आपको एक मेनू दिया जाता है। अगर आपके पास मेनू ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या ऑर्डर करना है? सेम तरीके से जब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिया जाता है? एक मेनू दिया जाता है। क्योंकि अगर जब आप प्रोग्राम रन करवा रहे हो तो उस टाइम पे अगर आपके पास मेनू ही ना हो, यूजर के पास अगर मेनू ही ना हो तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि आपको क्या करना है? तो इन केस ऑफ एनी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यू नीड टू प्रोवाइड अ मेनू। सबसे पहले आपको यही काम करना है कोई भी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आपको एक करना है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मेनू ड्रिवन प्रोग्राम ये वर्ड ही रहे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर ये लिखा हो कि यूज स्विच केस स्टेटमेंट टू डू दिस एज पर यूजर चॉइस। तो मतलब वही मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। सो सबसे पहले आपको एक मेनू बोलना है। अब मेनू तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे, लेकिन मेनू में डालेंगे क्या? तो हमको क्वेश्चन को फॉलो अप करना है कि क्या करना क्या है। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में हमको क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है डिफरेंट शेप्स का। सो यूजर के पास मेनू क्या आ जाएगा कि कौन कौन सा शेप्स अवेलेबल है इस प्रोग्राम में। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ चॉइस दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 4 चॉइसेस यहाँ पर है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल। सो दिस इज बेसिकली योर मेनू, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल। एंड मेनू का जो ऑप्शंस है वो ये चारों है। सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली द मेनू ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले ये मेनू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा एक लाइन का स्पेस छोड़ती हूँ, क्योंकि हम लोगों को वो डेटा टाइप्स वो सारा भी डिक्लेयर करना है, तो हम लोग वो बाद में आएंगे। तो एक स्पेस मैं छोड़ रही हूँ। हाँ, कंप्यूटर में कर रही हूँ तो एक स्पेस मैं यहाँ पर इंटर मार के ऐसे छोड़ ही सकती हूँ। आप लोग जब कॉपी में करेंगे तो एक लाइन बस छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले मेनू डिसाइड कर लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम आप लोग जब कर रहे हो ना, तो जैसा इंस्ट्रक्शन है फॉलो दैट, फॉलो दोज स्टेप्स, तो कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ही हुआ है। ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज कर रही हूँ अभी एक मेनू डालने के लिए। हमको एरिया कैलकुलेट करना है और 1 2 3 4 चॉइस है, तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप ये जो मेनू है ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। ये जो मेनू है आप अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट डाल के भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट एक लाइन प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे तो एक में ही आ जाएगा पूरा सर्कल, और ये नंबर 4 है हम लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये जो मेनू है ये विजिबल होगा यूजर को। जब भी वो प्रोग्राम रन करेगा तो यूजर को समझ में आएगा कि अगर वो 1 प्रेस करेगा तो उसको रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, 2 प्रेस करेगा तो स्क्वायर का, 3 प्रेस करेगा तो सर्कल का, और 4 प्रेस करेगा तो ट्राइंगल का एरिया उसको मिलेगा। तो ये मेनू हो गया। अब यूजर क्या करेगा? ये 1 2 3 4 जो भी चॉइसेस है ये यूजर इनपुट में लेगा। तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल में वो चॉइस को इनपुट करना है। अब क्योंकि ये वाला चॉइस 1 2 3 4 माने सारे नंबर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं
जिसमें हम लोग चॉइस को स्टोर करेंगे। तो मेनू इज डन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यूजर जो भी चॉइस देगा 1 2 3 4 कुछ भी हो, उसको हम लोग ये चॉइस वाला जो वेरिएबल है उसमें डाल दिया। आप यहाँ पर एक एडिशनल स्टेटमेंट भी डाल सकते हो अगर आपकी मर्जी है कि एंटर योर चॉइस, मतलब यूजर के विजिबिलिटी के लिए कि ये है, आप अपना चॉइस एंटर करो। नहीं भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यूजर जैसे ही मेनू देखेगा यूजर 1 2 3 या 4 वो डाल देगा। तो यूजर जो भी डाल रहा है, वो 1 डाल रहा है, 2 डाल रहा है, 3 डाल रहा है, 4 डाल रहा है, वो CH में आकर स्टोर हो गया। अब देखते हैं करना क्या है। अब ये स्विच केस क्या करेगा, ये जो चॉइस यूजर ने डाला है इसको वो इवैल्यूएट करेगा, मतलब इसका वैल्यू क्या है वो पता करेगा, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट चॉइस वो ये सारे एरिया जो है कैलकुलेट करेगा। अब ये डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स हैं। हर शेप्स के लिए आप देख सकते हो कि फॉर्मूला अलग है। किसी को लेंथ ब्रेथ चाहिए, किसी को साइड चाहिए, किसी को रेडियस चाहिए, किसी को बेस और हाइट चाहिए। तो इनपुट जो है वो भी अलग होगा, क्योंकि फॉर्मूला का क्या दिखाता है, फॉर्मूला ये दिखाता है कि आपको कौन सा इनपुट है जो डालना है और वो फॉर्मूले में यूज करना है। सो बेसिकली ये 4 जो शेप्स हैं, ये 4 शेप्स का इनपुट्स अलग अलग होंगे। तो ये इनपुट हम लोग अभी यूजर को नहीं बोलेंगे कि भाई तुम ये इनपुट डालो या वो इनपुट डालो, क्योंकि यूजर क्या चॉइस डालना है ये मुझको पता ही नहीं है, ना आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले स्विच को डिसाइड करने देते हैं हम लोग कि यूजर ने डाला क्या है, और फिर जब वो मैच करेगा विद द केसेस उस टाइम पे हम लोग इनपुट डालेंगे। तो स्विच केस का ये एक बात याद में रखना है हम लोगों को कि अगर जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका इनपुट्स अलग अलग हो फॉर ईच चॉइसेस, तो वो चॉइस हमको स्विच के बाहर नहीं डालना है। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम, हर शेप्स का अलग फॉर्मूला, सो अलग इनपुट। तो ये जो इनपुट्स होगा ईच शेप, वो हमको स्विच के बाहर नहीं डालना है, वो हम लोग स्विच के अंदर डालेंगे। तो हम लोग सीधा जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट में। स्विच कौन सा वाला इवैल्यूएट करेगा, ये CH में जो भी वैल्यू है वो स्विच इवैल्यूएट करेगा। अब वो किसके साथ इवैल्यूएट करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा उसके अंदर जितना भी केस स्टेटमेंट्स आते हैं उसके साथ। अब केस स्टेटमेंट के साइड में हमको कोई भी इंटीजर या फिर कैरेक्टर वैल्यू देना पड़ता है। अभी हम लोग चॉइस में क्या डालेंगे 1 2 3 4, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही है, तो मेनू में भी हम लोगों ने वही लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे। तो हम लोगों का केस का वैल्यू भी 1 2 3 4 होगा। अगर आपके क्वेश्चन में 1 2 3 4 है, मेनू का जो चॉइस है वो दिया हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली वही लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप लोग अपने मर्जी से दे सकते हैं, और ये मर्जी हमेशा ये नॉर्मल इंटीजर में ही होता है, क्योंकि कैरेक्टर लिखने में वो सिंगल कोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग नॉर्मल 1 2 3 4 ही दे देना अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा पर्टिकुलर चॉइस नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले केस 1 में क्या हो रहा है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट हो रहा है। अब ये केस 1 लिखने के साइड में ही आप लोग वो प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो और वैल्यू एंटर कर सकते हो। यू कैन राइट हियर, मतलब आप लोग ऐसे यहाँ पर ये लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फॉर द क्लैरिटी ऑफ द प्रोग्राम मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रही हूँ, ऐसे नीचे लिख रही हूँ, ताकि समझ में आए कि केस 1 में कितना काम हो रहा है। तो ये पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ये हो गया। अब ऑब्वियसली इसके लिए हमको वेरिएबल्स भी चाहिए। आप ये इंटीजर में भी ले सकते हो, डबल में भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं सबको डबल में ले रही हूँ। डबल में मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बाद का जो 2 सर्कल और ट्रायंगल का जो भी कैलकुलेशन है, इनका आंसर डबल में ही आना है। तो मैं सारा जो इनपुट्स है और सारा मेरा कैलकुलेशन का वैल्यू, मैं सारा ये सब डबल में लेती हूँ। मैं 2 अलग अलग लाइन में अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग एक लाइन में भी कर सकते हो, बट फॉर द क्लैरिटी मैं 2 लाइन यूज़ कर रही हूँ। तो मुझको क्या क्या वेरिएबल चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, फिर स्क्वायर के लिए मुझको साइड चाहिए, पाई का वैल्यू हम लोग ऐसे ही डाल देंगे, देन देयर इज रेडियस डाल दिया।
अब ट्राइंगल में देखिए एक बेस है, तो बेस के लिए भी बी और ब्रेथ के लिए भी बी, तो आई एम गोना यूज द सेम वेरिएबल इन बोथ केसेस। एंड और एक क्या बाकी है हम लोगों का, हाइट, तो ये मैंने ले लिया। और एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब सारा केसेस तो एक साथ एग्जीक्यूट होगा नहीं, कोई भी एक एग्जीक्यूट होगा, सो वेरिएबल मैं बस एक ही ले रही हूँ एरिया के लिए, वो है ए। हो गया मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अभी मैं यहाँ पर इनपुट लेने वाली हूँ सी डॉट नेक्स्ट डबल, ये हो गया। फिर दूसरी बार भी सी डॉट नेक्स्ट डबल, 2 इनपुट हो गया। अब और कुछ नहीं करना है, हमको एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। वो फॉर्मूला आपके पास है, आप लोगों ने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लिया। और हमको अभी क्या करना है, हमको एक प्रिंट डालना है। अभी ये प्रिंट आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, अभी ये प्रिंट आप स्विच के बाहर भी डाल सकते हो, क्योंकि देखिए ये ए नाम का जो वेरिएबल है ये सबके एरिया कैलकुलेशन के लिए सेम है। तो आप यहाँ पर एरिया कैलकुलेशन तक ख़त्म करके ब्रेक लगा के निकल सकते हो और स्विच के बाहर जाकर भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एक केस तो एग्जीक्यूट होगा तो ए होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर यूज़र 1 2 3 4 के जगह पे कुछ और दे दिया तब भी वो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर ही इसको प्रिंट कर लेती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। मैसेज में नहीं डाल रही हूँ, बस अभी ए को प्रिंट कर दिया। और जैसे कि हम लोगों का एक केस ख़त्म हो चुका है, हम लोग यहाँ पर ऐसे ब्रेक लगा देते हैं, तो ये हम लोगों का पहला वाला जो केस है वो ख़त्म हो गया। सेम तरीके से ये मैं पूरा थोड़ा रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। सेकंड जो केस है अभी ये आएगा हम लोगों का केस 2, क्योंकि स्क्वायर केस 2 में है। तो यहाँ पर बस हमको क्या करना है, साइड इनपुट करना है। तो साइड इनपुट कर दिया, साइड के लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया था s, वो डाल दिया। अब यहाँ पर जो करना है वो है साइड स्क्वायर, तो वह आप s इंटू एस भी लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि math.pow आप यूज़ करेंगे तो वो भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं सिंपल s इंटू एस डाल दिया। इसके बाद हम लोगों का क्या है, इसके बाद हम लोगों का जो है वो है केस 3। तो हम लोग यहाँ पर केस 3 में पहुँच गए। ये देखिए केस 1, केस 2 और ये केस 3। यहाँ पर हमको बस रेडियस ही डालना है, बस रेडियस ही डालना है। पाई का वैल्यू हम लोग ऐसे ही ले लेंगे। तो यहाँ पर r, तो ये इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाई r स्क्वायर मतलब हम लोग पाई 3.14 ही डालते हैं। अगर आप चाहो तो 3.14 के जगह पे आप ऐसे भी डाल सकते हो 22/7, लेकिन अगर आप लोग 22/7 डाल रहे हो तो किसी भी एक को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। फिर उसके बाद r स्क्वायर है, सेम तरीके से आप math.pow भी यूज़ कर सकते हो या फिर r इंटू आर भी कर सकते हो। तो ये 3 केस हो गया। अब कितना बाकी है, लास्ट केस जो है ट्राइंगल वाला केस। सो वो है हम लोगों का केस 4, जहाँ पर हमको क्या क्या डालना है, बेस डालना है और हमको डालना है हाइट। तो पहला वाला बेस और दूसरा वाला हो गया हाइट। अब यहाँ पर क्या है, हाफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2.0। अगर हम लोग 1/2.0 ऐसे नहीं लिखते हैं, उसका मतलब क्या होगा, ये 1/2 का मतलब 0 आ जाएगा, तो आपका एंटायर कैलकुलेशन 0 आ जाएगा। आप 1/2.0 लिखो, 1.0/2 लिखो, या दोनों की फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करो, वो आपकी मर्जी है। सिंपल है कि एक किसी भी एक को आप फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया हम लोगों का ये 4 केसेस। तो यूज़र जो भी चॉइस डालेगा वो CH में स्टोर हुआ, स्विच क्या करेगा, CH को इवैल्यूएट करेगा, उसको जो भी वैल्यू मिलेगा अकॉर्डिंगली वही केस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो क्योंकि मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इनपुट्स सारा अलग अलग है, अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए, इसीलिए ये सारा इनपुट हम लोगों ने केस के अंदर लिया, कैलकुलेशन किया, प्रिंट किया, ब्रेक लगाया। लेकिन अगर यूज़र नहीं दे रहा है, गलती से अगर 1 2 3 4 के जगह पे कुछ और दे दिया, तो क्या होगा,
हम लोगों का एक एल्स ऑप्शन रहता है, जो इफ एल्स में एल्स ऑप्शन रहता है वही यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में हम लोग बस एक छोटा सा प्रिंट डालेंगे कि आपने रॉन्ग इनपुट किया है या फिर आप लोगों का चॉइस रॉन्ग है, ऐसा कुछ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद तो स्विच केस वैसे भी ख़त्म हो जाता है। सो डिफ़ॉल्ट के बाद हमको कोई भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस का एक सैम्पल। नेक्स्ट वीडियो में एक स्विच केस का एक दूसरा टाइप का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।